क्या आपको पता है कि आपकी अलमारी में रखी बीपी की वो छोटी सी गोली आपकी सेहत के लिए नहीं, बल्कि किसी कंपनी के बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए बनाई गई है? जरा सोचिए, आप एक सुबह सोकर उठते हैं, आप एकदम फिट महसूस कर रहे हैं, लेकिन तभी टीवी पर एक विज्ञापन आता है या फोन पर एक मैसेज चमकता है जो आपसे कहता है कि अगर आप थोड़ा भी थकते हैं तो शायद आपको क्रोनिक फटीग की बीमारी है। आप डर जाते हैं, आप डॉक्टर के पास भागते हैं। डॉक्टर आपके ऊपर एक बीमारी का लेबल चिपका देता है और उसी पल से आप एक आजाद इंसान नहीं, बल्कि दवा कंपनियों के एक परमानेंट कस्टमर बन जाते हैं। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी साजिश है जिसे बीमारी बेचना यानी सेलिंग सिकनेस कहा जाता है। इस डार्क सच की गहराई को आज हम समझेंगे एक ऐसी किताब से जिसने पूरी मेडिकल दुनिया में आग लगा दी। किताब का नाम है सेलिंग सिकनेस। इसके लेखक हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रे मोनिहन और हेल्थ रिसर्चर एलन कैसल्स। इन्होंने सालों तक इन कंपनियों की गुप्त फाइलों को खंगाला है, सिर्फ ये बताने के लिए कि कैसे हटकटे लोगों को मरीज बनाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं ऑडियो बुक प्रकाश। तो चलिए आज उस सच का पोस्टमार्टम करते हैं जिसे आपसे सालों से छुपाया गया। शुरू करते हैं सेलिंग सिकनेस। दोस्तों, इस पूरे खेल की जड़ में एक शब्द छुपा है, प्री डिजीज। पुराने जमाने में क्या होता था? या तो इंसान बीमार होता था या फिर स्वस्थ। सिंपल। लेकिन आज की कंपनियों ने एक नई कैटेगरी ढूंढ ली है, बीमार होने से पहले वाली हालत। यानी आप अभी बीमार नहीं हैं, पर आप हो सकते हैं। इंडिया को दुनिया की डायबिटीज कैपिटल कहा जाता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये करोड़ों मरीज रातों रात आते कहां से हैं? 90 के दशक के आखिरी सालों में अमेरिका में कुछ एक्सपर्ट्स की एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में एक फैसला लिया गया कि ब्लड शुगर का नॉर्मल लेवल, जो पहले 140 था, उसे घटाकर 126 कर दिया जाए। अब दिमाग लगाइए, जैसे ही उन लोगों ने कागज पर एक पेन चलाया, अगली सुबह पूरी दुनिया में 17 लाख नए मरीज पैदा हो गए, बिना किसी वायरस के, बिना किसी इन्फेक्शन के। सिर्फ एक डेफिनेशन बदल दी गई और अरबों डॉलर का धंधा खड़ा हो गया। यही खेल हमारे यहां सरकारी दफ्तरों से लेकर प्राइवेट क्लिनिक्स तक चल रहा है। हमारे दादा परदादा जो 140 शुगर के साथ मजे से लाठी चला रहे थे, उन्हें अचानक डरा दिया गया और उनके हाथ में गोलियों का पत्ता थमा दिया गया। अब आइए कोलेस्ट्रॉल के उस झूठ पर जो आपकी थाली तक पहुंच चुका है। लेखक बताते हैं कि कैसे कोलेस्ट्रॉल को मौत का दूसरा नाम बना दिया गया। एक समय था जब कोलेस्ट्रॉल की चिंता सिर्फ उन्हीं को होती थी जिन्हें हार्ट अटैक आ चुका हो। लेकिन दवा कंपनियों ने पानी की तरह पैसा बहाकर ऐसी रिसर्च करवाई जो ये साबित करें कि हर इंसान का कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए, चाहे वो फिट ही क्यों न हो। नतीजा क्या निकला? स्टैटिन्स नाम की दवाएं दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा बन गई। ये कंपनियां करती क्या है? ये बड़े बड़े होटलों में डॉक्टरों की पार्टियां रखती है, उन्हें महंगे तोहफे और विदेश की यात्राएं दी जाती है, और बदले में डॉक्टर क्या करते हैं? वे उस नॉर्मल पॉइंट को और नीचे खिसका देते हैं जहां से दवा देनी शुरू करनी है। अगर आप एक मिडिल क्लास भारतीय हैं और आपकी रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल जरा सा भी ऊपर नीचे आया, तो समझ लीजिए कि डॉक्टर और कंपनी का रिश्ता शुरू हो गया, जो आपकी मौत तक चलेगा। ये इलाज नहीं है जनाब, ये कंपनियों की कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजी है। आज के समाज का कड़वा सच ये है कि हमें अपने शरीर की आवाज पर भरोसा नहीं है, हमें लैब की उस रिपोर्ट पर भरोसा है जिसे कंपनियां कंट्रोल कर रही है। उन्हें पता है कि डर से बड़ा कोई सेल्समैन नहीं होता। अगर आप किसी बाप को यह कहकर डरा दें कि उसकी बेटी की हड्डियां अंदर से खोखली हो रही है, यानी ओस्टियोपोरोसिस, तो वो अपनी जिंदगी भर की कमाई उन कैल्शियम की गोलियों पर लुटा देगा। लेखक कहते हैं, ये कंपनियां अब बीमारियों का इलाज नहीं कर रही, वे मार्केटिंग ऑफ फियर कर रही है। और इस डर की पहली बलि चढ़ता है हमारा मिडिल क्लास परिवार, जिसकी गाढ़ी कमाई इन बड़ी तिजोरियों में जाकर समा जाती है।
अब बात करते हैं साइलेंट किलर की, जिसके नाम पर भारत के हर दूसरे घर में गोलियों का डिब्बा खुला रहता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हाई ब्लड प्रेशर की। किताब सेलिंग सिकनेस में एक चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। पुराने समय में ब्लड प्रेशर का एक सीधा सा फॉर्मूला था, आपकी उम्र प्लस 100 फीट। यानी अगर आपकी उम्र 50 है तो 150 तक बीपी को नॉर्मल माना जाता था। शरीर उम्र के साथ अपना प्रेशर खुद एडजस्ट करता है। लेकिन फिर दवा कंपनियों की एंट्री हुई। इन कंपनियों ने रातों रात नॉर्मल की परिभाषा बदल दी। आज का स्टैंडर्ड क्या है? 120/80। अमेरिका में एक हाई ब्लड प्रेशर एजुकेशन प्रोग्राम चलाया गया। इस प्रोग्राम को फंड कौन कर रहा था? वही कंपनियां जो बीपी की दवाएं बनाती है। उन्होंने एक नया शब्द इजाद किया, प्री हाइपरटेंशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका बीपी अभी नॉर्मल है, लेकिन कल को बढ़ सकता है, इसलिए आज ही से गोली खाना शुरू कर दो। जरा सोचिए, भारत के सरकारी दफ्तरों में काम करने वाला एक आम क्लर्क जो थोड़ा सा काम के बोझ से दबा है, उसका बीपी अगर 130 आ गया तो डॉक्टर उसे डरा देगा। उसे लगेगा कि उसे कल ही हार्ट अटैक आने वाला है। वो डर के मारे सब्सक्रिप्शन ले लेगा। ये इलाज नहीं है, ये प्रोटेक्शन मनी है, जो आप माफिया को नहीं बल्कि इन कंपनियों को अपनी जान की भीख मांगने के लिए दे रहे हैं। अब आइए उस बीमारी पर जो हमारी माताओं और बहनों को निशाना बनाती है, ओस्टियोपोरोसिस। क्या आपने कभी सोचा है कि हड्डियों का घनत्व यानी बोन डेंसिटी उम्र के साथ कम होना एक कुदरती प्रक्रिया है? जैसे बाल सफेद होते हैं, वैसे ही हड्डियां भी थोड़ी पतली होती है। लेकिन दवा कंपनियों ने इसे एक खतरनाक बीमारी का नाम दे दिया। भारत के प्राइवेट अस्पतालों में आजकल बोन स्कैन के बड़े बड़े कैंप लगते हैं। 50 साल से ऊपर की हर महिला को बताया जाता है कि आपकी हड्डियां कांच की तरह नाजुक हो गई है। अगर आप गिरी तो सीधा बिस्तर पकड़ लेंगी। लेखक बताते हैं कि कंपनियों ने उन मशीनों को ही ऐसे सेट करवाया कि एक स्वस्थ 50 साल की महिला की तुलना एक 20 साल की जवान लड़की की हड्डियों से की जाए। अब आप ही बताइए, 50 की उम्र में 20 जैसा रिजल्ट कहां से आएगा? नतीजा, हर महिला को कैल्शियम और बिस्फॉस्फोनेट्स की भारी भरकम दवाएं दी जाने लगी। डार्क सच ये है, इन दवाओं के साइड इफेक्ट्स इतने खतरनाक हैं कि इनसे जबड़े की हड्डी गलने लगती है, जॉन नेक्रोसिस। जिस हड्डी को बचाने के लिए आप दवा खा रहे थे, वही दवा आपकी हड्डियों को अंदर से सड़ा रही है। लेकिन कंपनियों को क्या? उन्हें तो सिर्फ अपना टर्नओवर देखना है। एक और डार्क रियलिटी, फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन का आविष्कार। दोस्तों, लालच की कोई सीमा नहीं होती। जब मर्दाना ताकत की गोलियों वियाग्र ने अरबों डॉलर कमाए, तो कंपनियों को लगा कि आधी आबादी तो अभी बाकी है। उन्होंने महिलाओं के बीच एक सर्वे करवाया और एक बेतुका आंकड़ा निकाला कि 43% महिलाएं सेक्सुअल डिस्फंक्शन का शिकार है। सोचिए, अगर किसी महिला का मूड खराब है या वो अपने रिश्ते में खुश नहीं है, तो उसे डॉक्टर के पास ले जाकर बीमार घोषित कर दिया गया। ये कोशिश की गई कि हर मानवीय भावना को, हर छोटी सी उदासी को एक गोली से ठीक किया जा सके। लेखक रे मोनिहन यहां एक बहुत गहरी बात कहते हैं। द मार्केटिंग ऑफ अ डिजीज इज ऑफन अ प्रेल्यूड टू द मार्केटिंग ऑफ अ ड्रग। यानी पहले बीमारी की मार्केटिंग की जाती है, माहौल बनाया जाता है, डर फैलाया जाता है, और फिर अंत में चमत्कारी दवा को मसीहा बनाकर पेश किया जाता है। दोस्तों, लेकिन ये तो सिर्फ झांकी है। अभी तो हमने सिर्फ उन बीमारियों की बात की है जो हमारे शरीर पर हमला करती है। आगे हम उस सच को एक्सपोज करेंगे जो आपके दिमाग और आपके बच्चों से जुड़ा है। हम बात करेंगे डिप्रेशन और ADHD के उस काले बाजार की, जहां आपकी मासूमियत का सौदा किया जाता है। दोस्तों, हमने देखा कि कैसे हमारे शरीर के आंकड़ों के साथ खिलवाड़ किया गया। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। अब बात होगी आपके दिमाग की। दवा कंपनियों को एक बात समझ आ गई थी कि शरीर की बीमारियों की एक सीमा होती है, लेकिन मन की उलझनों की तो कोई सीमा ही नहीं है। उदासी का बाजारीकरण,
डिप्रेशन। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आज मन थोड़ा उदास है, या किसी अपने के चले जाने पर आप हफ्तों तक दुखी रहे हैं? पुराने समय में इसे जीवन का हिस्सा कहा जाता था, लेकिन कंपनियों ने इसे नाम दिया केमिकल इम्बैलेंस। 80 के दशक के अंत में एक दवा आई जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। नाम था प्रोज़ैक। इस दवा को बेचने के लिए एक बहुत बड़ा झूठ फैलाया गया कि आपके दिमाग में सेरोटोनिन नाम के केमिकल की कमी हो गई है और बस ये एक गोली खा लो, आप खुश हो जाओगे। आज तक किसी भी साइंटिफिक लैब ने यह साबित नहीं किया है कि डिप्रेशन सिर्फ एक केमिकल लोचा है, लेकिन मार्केटिंग इतनी तगड़ी थी कि आज भारत के छोटे छोटे शहरों में भी लोग एंटी डिप्रेसेंट गोलियां टॉफी की तरह खा रहे हैं। लेखक रे मोनिहन बताते हैं कि कंपनियों ने जानबूझकर उन रिसर्च पेपर्स को दबा दिया जिनमें यह लिखा था कि ये दवाएं बेअसर है या इनके साइड इफेक्ट्स भयानक है। हमारे यहां अगर कोई बच्चा एग्जाम में फेल हो जाए या किसी का ब्रेकअप हो जाए तो उसे थेरेपी और प्यार की जरूरत होती है, लेकिन आज का सिस्टम उसे सीधा साइकियाट्रिस्ट के पास भेज देता है, जो बिना बात सुने पर्चे पर 3-4 नशीली दवाएं लिख देता है। ये इलाज नहीं है दोस्तों, ये उस इंसान की इमोशनल गहराई को खत्म करके उसे एक जिंदा लाश बनाने का धंधा है। अब आइए उस सच पर जो आपके कलेजे के टुकड़े यानी आपके बच्चों से जुड़ा है, ADHD। क्या आपका बच्चा शरारती है? क्या वो एक जगह टिककर नहीं बैठता? क्या वो पढ़ाई से ज्यादा खेलकूद में ध्यान देता है? बधाई हो, मेडिकल साइंस की नजर में आपका बच्चा नॉर्मल नहीं बल्कि ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का मरीज है। अमेरिका और यूरोप के बाद अब यह बीमारी भारत के बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में इंपोर्ट की जा रही है। कई बड़े स्कूलों के साथ डॉक्टरों का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर कोई बच्चा टीचर की बात नहीं मानता तो उसे स्पेशल नीड्स का ठप्पा लगा दिया जाता है। माता पिता को डराया जाता है कि अगर आपने इसे दवा नहीं दी तो ये कभी करियर नहीं बना पाएगा। और वो दवा क्या है? राइटालिन जैसी दवाएं, जो असल में कोकेन की तरह काम करती है। जरा सोचिए, एक 8 साल के मासूम बच्चे को जिसकी एनर्जी को दबाने के लिए आप उसे हर सुबह एक ड्रग दे रहे हैं। ये गोलियां बच्चे के दिमाग को सुन कर देती है, उसे एक आज्ञाकारी रोबोट बना देती है। लेखक कहते हैं, वी आर पैथोलॉजाइजिंग चाइल्डहुड, यानी हम बचपन को ही एक बीमारी घोषित कर रहे हैं। जो बच्चा कल का क्रांतिकारी बन सकता था, उसे आज ही गोली देकर खामोश कर दिया गया। एक और डार्क सच, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। क्या आपको नए लोगों से बात करने में हिचकिचाहट होती है? क्या आप स्टेज पर बोलने से डरते हैं? कंपनियों ने इसे शर्मिलापन कहना बंद कर दिया है। अब ये एक गंभीर बीमारी है। एक कंपनी थी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, उनके पास एक दवा थी पक्षील। उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके एक कैंपेन चलाया जिसका स्लोगन था, इमेजिन बीइंग एलर्जिक टू पीपल। कल्पना कीजिए कि आपको लोगों से एलर्जी है। उन्होंने शर्मिलेपन को एक एलर्जी की तरह पेश किया। अचानक लाखों लोग जो थोड़े इंट्रोवर्ट थे, उन्हें लगा कि वे बीमार हैं। भारत में जहां हर त्योहार पर भीड़ होती है, जहां शादियों में 500 लोग आते हैं, वहां अगर कोई लड़का या लड़की थोड़ा अलग रहना चाहे तो उसे एंटी सोशल कहकर दवा पर डाल देना, क्या यह जायज है? ये कंपनियां हमारे पर्सनैलिटी को चुरा रही है। वे चाहती है कि दुनिया का हर इंसान एक जैसा सोचे, एक जैसा व्यवहार करे और सबसे बड़ी बात, एक जैसी दवाएं खरीदे। दोस्तों, यहां मुद्दा यह नहीं है कि मानसिक बीमारियां नहीं होती। मुद्दा यह है कि दुख और बीमारी के बीच की लकीर मिटा दी गई है। अगर आप दुखी हैं तो आप इंसान हैं, अगर आप डरे हुए हैं तो आप जिंदा हैं। लेकिन कंपनियां चाहती है कि आप अपनी इन भावनाओं से डरें और उन्हें मिटाने के लिए उनकी गोलियां खरीदे। लेखक रे मोनिहन हमें चेतावनी देते हैं कि अगर हमने आज अपनी सामान्य जिंदगी को डिफेंड नहीं किया तो कल सांस लेने के लिए भी हमें एक मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। तो क्या आप तैयार हैं उस आखिरी सच को जानने के लिए, जहां डॉक्टर, हॉस्पिटल और सरकारें
सब मिलकर इस बीमारी के बाजार का हिस्सा बन जाते हैं। आगे हम उस फाइनेंशियल नेक्सस का पर्दाफाश करेंगे जो आपकी जेब से निकलता है और इन बड़ी कंपनियों के स्विट्जरलैंड वाले बैंक खातों तक पहुंचता है। अब तक हमने देखा कि कैसे हमारे शरीर और दिमाग को बीमारियों का घर बना दिया गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब इतनी आसानी से हो कैसे रहा है? क्या हमारे डॉक्टर, क्या हमारी सरकारें और क्या वो बड़ी बड़ी मेडिकल रिसर्च संस्थाएं अंधी हैं? दोस्तों, अब मैं आपको उस फाइनेंशियल नेक्सस यानी उस खूनी गठजोड़ के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपका सिस्टम पर से भरोसा उठ जाएगा। बिकाऊ विज्ञान और स्पॉन्सर्ड रिसर्च किताब सेलिंग सिकनेस में लेखक रे मोनिहन एक बहुत ही डरावना सच उजागर करते हैं। हमें लगता है कि मेडिकल जर्नल्स में जो छपता है वो पत्थर की लकीर है, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल्स का 70% से ज्यादा रेवेन्यू इन्हीं दवा कंपनियों के विज्ञापनों से आता है? कंपनियों ने एक नया तरीका निकाला है, गोस्ट राइटिंग। होता क्या है? कंपनी खुद अपनी दवा के पक्ष में एक रिसर्च लिखती है और फिर किसी नामी गिरामी डॉक्टर या प्रोफेसर को भारी रकम देकर उसका नाम उस रिसर्च के नीचे ऑथर के तौर पर छपवा देती है। जब एक आम भारतीय डॉक्टर उस रिसर्च को पढ़ता है तो उसे लगता है कि ये किसी महान वैज्ञानिक की खोज है, लेकिन असल में वो एक सेल्स पिच होती है जिसे साइंस का चोला पहनाया गया है। भारत में आपने देखा होगा कि दवा कंपनियों के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टरों के केबिन के बाहर कतार लगाकर खड़े रहते हैं। क्या वो सिर्फ जानकारी देने आते हैं? नहीं, लेखक बताते हैं कि डॉक्टरों को की ओपिनियन लीडर्स कोल बनाया जाता है, उन्हें 5 सितारा होटलों में ठहराया जाता है, उनकी फैमिली को वेकेशन पर भेजा जाता है और बदले में उनसे बस एक उम्मीद की जाती है, ज्यादा से ज्यादा पर्चे लिखना। सोचिए, जिस डॉक्टर को आप भगवान मानते हैं वो शायद उस वक्त आपके फेफड़ों या दिल की नहीं बल्कि उस टारगेट की चिंता कर रहा है जो कंपनी ने उसे दिया है। कंपनियां अब इन्वेंट्री मैनेज करती हैं। जैसे किराने की दुकान पर सामान स्टॉक किया जाता है, वैसे ही बीमारियों को स्टॉक किया जाता है। क्या आपको कभी पेट में गैस हुई है या कभी पेट साफ नहीं हुआ? पुराने समय में हम इसे बदहजमी कहते थे और दादी मां के नुस्खे अपनाते थे, लेकिन कंपनियों ने इसे एक भारी भरकम नाम दिया, IBS। उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके विज्ञापन चलाए जिसमें दिखाया गया कि पेट की ये मामूली समस्या आपकी पूरी सोशल लाइफ बर्बाद कर सकती है। उन्होंने एक ऐसी दवा बाजार में उतारी जिसके साइड इफेक्ट्स में कब्ज और आंतों में रुकावट शामिल थी। यानी जिस समस्या को ठीक करने के लिए आप दवा ले रहे हैं, वही दवा उस समस्या को और बढ़ा रही है ताकि आप एक और नई दवा खरीदे। ये एक ऐसा नेवर एंडिंग लूप है जहां से आप कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेखक कहते हैं कि भारत जैसे देश में जहां हेल्थ इंश्योरेंस आज भी सबके पास नहीं है, वहां ये बीमारी बेचना एक जघन्य अपराध, क्राइम है। जब एक गरीब या मिडिल क्लास आदमी अपनी जमा पूंजी किसी लाइफस्टाइल बीमारी की महंगी गोलियों में फूंक देता है तो वो सिर्फ पैसा नहीं खोता, वो अपना भविष्य खो देता है। कंपनियां जानती हैं कि भारतीय समाज में सेहत को लेकर एक अजीब सा डर है। हम मौत से डरते हैं और इसी डर का फायदा उठाकर वे हमें हाइपोकॉन्ड्रियाक बना रहे हैं, यानी वो इंसान जिसे हर वक्त लगता है कि वो बीमार है। क्या ये वाकई विज्ञान है? नहीं, ये कॉरपोरेट लालच है। रे मोनिहन और एलन कैसल्स चिल्ला चिल्ला कर इस किताब में कह रहे हैं कि अगर हमने इन कंपनियों की ताकत को कम नहीं किया तो आने वाली नस्लें बिना दवा के एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएंगी। वे चाहते हैं कि हम जन्म से लेकर मौत तक किसी न किसी पिल पर निर्भर रहें। दोस्तों, ये वो कड़वा सच था जो आपकी आंखों से पट्टी हटा देगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगले और आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे उस एग्जिट प्लान की। हम जानेंगे कि इस मकड़ जाल से बाहर कैसे निकलना है, कैसे खुद को इन बीमारी बेचने वालों से बचाना है, और अंत में हम इस पूरी किताब का वो निचोड़ देखेंगे जो आपकी जिंदगी बदल देगा। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहें? क्या हम इन मल्टीनेशनल कंपनियों के आगे घुटने टेक दें
और अपनी मेहनत की कमाई को उनकी तिजोरियों में जाने दे? बिल्कुल नहीं। लेखक रे मोनिहन और एलन कैसल्स ने इस किताब के आखिर में हमें वो हथियार दिए हैं जिनसे हम इस बीमारी के बाजार, मेडिकलाइजेशन से खुद को बचा सकते हैं। पहला हथियार, सवाल पूछना सीखो। जब भी कोई डॉक्टर आपसे कहे कि आपको जिंदगी भर ये गोली खानी पड़ेगी, तो उससे डरो मत। उससे पूछो, डॉक्टर साहब, क्या इस बीमारी का कोई और रास्ता है? क्या मेरी लाइफस्टाइल बदलने से ये ठीक हो सकता है? और सबसे जरूरी बात, इस दवा के लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स क्या है? याद रखिए, डॉक्टर अक्सर वही बताते हैं जो उन्हें उन चमचमाती मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस में सिखाया जाता है। आपको अपनी बॉडी का खुद वकील बनना होगा। दूसरा हथियार, नॉर्मल की अपनी परिभाषा पहचानो। दवा कंपनियां चाहती है कि हम सब परफेक्ट दिखें और परफेक्ट महसूस करें, लेकिन हकीकत यह है कि उम्र बढ़ना, थोड़ा बहुत तनाव होना या कभी कभी उदास होना, ये सब इंसान होने की निशानियां हैं, बीमार होने की नहीं। किताब के अंत में लेखक एक बहुत बड़ी सच्चाई बताते हैं। वे कहते हैं कि कई बार दवा कंपनियां खुद उन पेशेंट ग्रुप्स को पैसा देती है जो टीवी पर आकर रोते हैं और नई दवाओं की मांग करते हैं। ये सब एक प्री प्लान ड्रामा से होता है ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके और दवाओं को मंजूरी मिले। दोस्तों, सेलिंग सिकनेस का मतलब सिर्फ गोलियां बेचना नहीं है। इसका मतलब है हमारी आजादी बेचना। वे चाहते हैं कि हम अपनी सेहत के लिए पूरी तरह उन पर निर्भर हो जाएं। लेकिन याद रखना, असल सेहत किसी लैब की रिपोर्ट में नहीं, बल्कि आपकी दिनचर्या, आपके खान पान और आपके मानसिक संतुलन में छुपी है। इस किताब ने हमें आईना दिखाया है। अब यह हमारे ऊपर है कि हम उस आईने में देखकर अपना इलाज खुद ढूंढते हैं या फिर एक ऐसी बीमारी का शिकार बन जाते हैं जो असल में है ही नहीं। तो दोस्तों, ये था सेलिंग सिकनेस का वो कड़वा सच जिसने आज मेडिकल इंडस्ट्री की पोल खोल दी है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी आंखों से पट्टी हटाई है, अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके परिवार और दोस्तों के लिए जरूरी है, तो इस वीडियो को अभी के अभी शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी को दवाइयों के जाल में फंसने से बचा सकता है। मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि डॉक्टर ने आपको डराकर कोई फिजूल की दवा थमा दी हो? अपनी कहानी नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें ताकि हम सब एक दूसरे के अनुभव से सीख सकें। अगर आप इस तरह के डार्क ट्रूथ्स और एक्सपोज वीडियोस देखना पसंद करते हैं और चाहते हैं कि मैं ऐसी ही और किताबों का पोस्टमार्टम करूं, तो ऑडियो बुक प्रकाश को अभी सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मैं हूं प्रकाश, और याद रखिए, स्वस्थ रहना आपका हक है और जागरूक रहना आपकी जिम्मेदारी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गहरे सच के साथ। जय हिंद।